हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। आज मैं आपको अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगी, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसमें मतलब बताया जाता है कि अकाउंटिंग या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब देखो, नीड फॉर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि देखो अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी है। इंसान की जो मेमोरी होती है, जो दिमाग होता है, वो इतना शार्प नहीं होता कि हर एक एक्टिविटी जो बिज़नेस में की जाती है, हर एक ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस में की जाती है उसको याद रख सके। तो अब हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखना तो मुश्किल है, तो इसीलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चलते हैं कि कितनी डीलिंग्स होती है हमारे बिज़नेस में, हर रोज़ कितने ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शंस का, हर एक डीलिंग्स का सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे नीड में बोला है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर्स। कि देखो हर साल एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने कितना गेन किया और कितना उसने लॉस सफ़र किया है अकाउंटिंग ईयर के दौरान। हाउ मच कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कितना उसने कैपिटल लगाया है बिजनेस के अंदर। एट द एंड ऑफ द ईयर्स हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, और कितनी उसकी लाइबिलिटी बनती है, कितना उसका पैसा देना बनता है एक्सटर्नल पार्टीज़ को। एंड टू whom they owe it, how much is owed to them and by whom, etc. In order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record of each and every business transactions entered into during the years। कि देखो इसमें बिजनेसमैन कितना कैपिटल लगाता है, कितनी उसकी लायबिलिटी बनती है एक्सटर्नल पार्टीज़ को देने के लिए, कितना उसका मतलब कि डिटेल्ड में उसका व्यू पूरा रखा जाता है। क्या उसकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस के है, सारी उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उसको पता चल जाए कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इस साल उसको। बाय कीपिंग ए कम्प्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग, इसमें एक अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है एवरी बिजनेस डीलिंग का। द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज, बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कितना उसका अमाउंट है परचेज का। हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ सेल, कितना उसका सेल हो गया। वट आर हिट्स टोटल एक्सपेंस, उसके टोटल एक्सपेंस कितने हो गए हैं, कितना उसका प्रॉफिट हुआ है, कितना उसने लॉस सफ़र किया है। फर्दर मोर ही कैन असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, अब उसको फाइनेंशियल पोजीशन भी जाननी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो उसको नेट प्रॉफिटेबिलिटी या फिर लॉस पता चल जाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए उसको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। हाउ मच कैपिटल इट हैज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा तो उससे क्या पता चलेगा उसको कि लास्ट में उसकी एंड ऑफ द ईयर में कितनी कैपिटल है। हाउ दैट कैपिटल स्टैंड्स इन्वेस्टेड इन वेरियस असेट्स, और उन कैपिटल को कितनी असेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया है। हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू टेक एंड फ्रॉम होम, एंड हाउ मच अमाउंट ही इज़ लायबल टू पे टू होम, कितना उसका पैसा लेना बनता है और कितना उसका पैसा देना बनता है। तो सारा उसको पता चल जाएगा अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से। बिसाइड द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट आर हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, अगर एक बिजनेसमैन अच्छे तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके चलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी इनकम के ऊपर इस साल कितना टैक्स बनता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कितना बनता है, जीएसटी जिसे बोलते हैं, एंड आर एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन एवर इज नीडेड। तो अगर एक बिजनेसमैन रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलता है, अपने अकाउंट्स मेंटेन करके चलता है, तो उसके पास ये प्रूफ बन जाते हैं। अगर कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है प्रूफ्स को पेश करने की तो वो उन रिकॉर्ड्स को प्रूफ के तौर पे पेश कर सकते हैं। तो देखो नीड फॉर अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया कि नीड क्यों पड़ी अकाउंटिंग की, कि ह्यूमन मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती है कि वो हर ट्रांजेक्शन्स को याद रखे, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, डीलिंग होती हैं। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर सारा ही सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है बिजनेस को, बिजनेसमैन को कि कितना इस साल प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है, क्या परचेज़ है, क्या सेल है, क्या एक्सपेंसेस हैं, सब पता चल जाते हैं। तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है बिजनेसमैन द्वारा तो लास्ट में इनकम टैक्स कितना बनता है, जीएसटी कितना बनता है। अगर रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है एज ए प्रूफ के, कोर्ट में अगर अपने को प्रूफ देने पड़ते हैं, तो अगर एक बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन किए होंगे तो एज ए प्रूफ उसको पेश कर सकता है कोर्ट के अंदर। अब नेक्स्ट आते हैं कि मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का। अब देखो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। जब
आप पढ़ती हैं कि जिस वर्ड के पीछे ING लग जाता है ना बच्चों, तो वो प्रोसेस में आ जाता है। अब अकाउंटिंग क्या होती है, यानी कि एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर देखा जाता है किस तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कि अकाउंटिंग एक आर्ट है क्या करने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि अकाउंटिंग में क्या एक आर्ट होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन को, फिर उनको क्लासीफाई किया जाता है, फिर उनको समराइज़ किया जाता है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट तरीके से किया जाता है, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को, विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। जितने भी फाइनेंशियल करेक्टर्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इवेंट्स होती हैं, सभी रिकॉर्ड किए जाएंगे ताकि रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाए, लास्ट में रिजल्ट्स पता चल जाए बिजनेसमैन को कि रिजल्ट्स क्या हैं उसके। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आर्ट क्या मतलब क्या होता है और साइंस का मतलब क्या होता है। आर्ट का मतलब होता है कि जब हम अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो उसको आर्ट बोलते हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार होता है, अगर वो बर्तन बना के दिखाता है तभी तो हम उसको कुम्हार बोलेंगे ना। उसने क्या किया, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं साइंस के। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक्स में बोला कि अकाउंटिंग भी क्या एक आर्ट है और एक साइंस है। अब अकाउंटिंग को हम आर्ट और साइंस कैसे बोल सकते हैं? आर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक टेक्निक है, इसमें हम एक टेक्निक अडोप्ट करते हैं रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की और समराइज़ करने की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, ताकि हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाए, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए एंटरप्राइज़ की। तो एक आर्ट ही तो होती है कि जब हम क्लासीफाई करते हैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं। अगर ये हमारी नॉलेज को प्रैक्टिकल करना आर्ट कहलाता है, तो फिर अकाउंटिंग भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज़ करते हैं। अब इसको साइंस क्यों बोला गया है? अब देखो आर्ट तो डिफाइन हो कि ये आर्ट है, अब साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि साइंस कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है बच्चों, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं साइंस के। तो अकाउंटिंग के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स होते हैं, जो आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो जब अकाउंटिंग भी किसी ना किसी प्रिंसिपल रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है, तो फिर अकाउंटिंग क्या बन जाएगी? यहाँ पे साइंस बन जाएगी, क्योंकि साइंस का मतलब क्या होता है? रूल्स और प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होना। और अकाउंटिंग भी क्या होती है? रूल्स और प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? जो ट्रांजेक्शन, जो इवेंट फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, तो सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग विच आर इन फाइनेंशियल करेक्टर, सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर बिजनेस, बट विच कैन नॉट बी मेजर एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन उनको अगर हम मनी के टर्म से मेजर नहीं कर सकते, एंड हैंस सच ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, तो उनको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फाइनेंशियल नेचर की भी होती हैं, नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी होती हैं, लेकिन हम किन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं? सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन नॉन फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इफेक्ट उनका ज़रूर पड़ता है बिजनेस के ऊपर, लेकिन फिर भी हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, उनको हम मनी की टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं क्वेरल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। अगर कहते हैं कि झगड़ा हो गया है प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में और सेल्स मैनेजर के बीच में, तो अपन जानते हैं कि इनके क्वेरल का, इनके झगड़े का असर ज़रूर पड़ेगा बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की हो गई है। जैसे स्ट्राइक कर दिया, एम्प्लॉयज़ वगैरह स्ट्राइक कर दी जाती है, तो अगर स्ट्राइक कर दिए जाएंगे, हड़ताल पे बैठ जाते हैं जैसे एम्प्लॉयज़, तो वो काम नहीं करेंगे,
काम नहीं करेंगे तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। लेकिन फिर भी हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। जो फाइनेंशियल नेचर की होती है सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का अकाउंट के अंदर कोई प्लेस नहीं होता। ऐसी नेक्स्ट कहते हैं रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी के टर्म में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। मनी के टर्म में कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए 50,000, 2,000, 5 ट्रक, 200 चेयर, ऐसे ही जो मनी के टर्म्स से होंगे ट्रांजेक्शन सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी टर्म्स को अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिजर्व्स इंटरप्रेट करने होते हैं। उसके बाद क्या आता है क्लासीफाई। क्लासीफाई को अगर देखा जाए बच्चों तो ये क्लास डिफाइन करिए। क्लास जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते हैं ना तो क्लास होती है, क्लास जैसे 10th क्लास होगी, 11th होगी, 12th होगी है। जैसे 11th क्लास में 11th के बच्चे होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के कॉमर्स में होते हैं। तो जैसे क्लास का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी एक क्लास बना दी जाती है। मतलब कि क्लासेस में डिफाइन किया था उसको, जिसको अपन लेजर्स भी बोलते हैं बच्चों। कहते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल की टर्म में या फिर सब्सिडरी बुक्स की टर्म में। ट्रांजेक्शन्स आर क्लासीफाइड, उनके बाद इसको क्लास किया जाता है। सबसे पहले तो हम जर्नल्स बनाते हैं ना बच्चों, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। उसी के बाद हम क्या करते हैं कि क्लास बनाती हैं, अलग अलग लेजर्स प्रिपेयर की जाती हैं। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑन वन नेचर एट वन प्लेस। जो एक ही नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक ही जगह पे पोस्ट कर देते हैं। सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं, हर ट्रांजेक्शन के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। द बुक्स इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन, जो बुक्स वेरियस अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, वेरियस बुक्स बनाई जाती हैं, उनको लेजर से डिनोट किए जाते हैं। सेपरेट अकाउंट और ओपन इन द लेजर्स, सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं ईच पर्सन के नेम से, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो सप्लायर हो, तो हर किसी का अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको लेजर्स बोले जाते हैं। लाइकवाइज सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर परचेज, सेल, असेट, हर एक का अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है, जैसे परचेज का, सेल का, असेट्स का। ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इनकम आ जाती हैं। जो जर्नल्स में पहले से रिकॉर्ड किया जाता है उनको अलग अलग अब क्या कर दिया जाता है अकाउंट्स में, लेजर्स में पोस्ट कर दिया जाता है, जैसे वेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, अलग अलग लेजर्स बन जाती है सभी की। अब समराइज, नेक्स्ट में क्या आता है समराइज़ कर देना। क्लास बना दी, क्लास के बाद लास्ट में समराइज। समराइज में देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सम अप कर देना। यानी जब हमने लेजर्स बनाई हैं, लेजर्स के जो बैलेंस आते हैं लास्ट वाले, तो उन बैलेंस से हम कहाँ पोस्ट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। जो बैलेंस आते हैं लेजर्स अकाउंट के उन सभी को हम पोस्ट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। उसको क्या बोलते हैं समराइजिंग करना। Summarizing is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other users of such data। इसमें समराइज में क्या होता है, कितना आर्ट होती है प्रेजेंट करने की, किसको, जो अपना क्लासीफाइड डाटा था, इस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए और यूज़फुल हो जाए, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए और जो अदर यूज़र्स होते हैं उनके लिए। दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। इसमें क्या शामिल किया जाता है, बैलेंस आ जाते हैं लेजर्स के, जो ऊपर हमने लेजर्स बनाए ना उनके बैलेंस इसमें शो किए जाते हैं। एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और जो बैलेंस होते हैं उन्हीं के बेस पे क्या बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। उन्हीं बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस क्रिएट किए जाते हैं जो लेजर्स मिलते हैं अपने को। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इसके बाद हमारे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो बैलेंस शीट बनती है वो बनाई जाती है। यानी कि पहले तो ट्रांजेक्शन्स आती हैं, जर्नल्स आती हैं, फिर उनको क्लासीफाई किया जाता है, फिर समराइज़ किया जाता है। समराइज़ में हमारा ट्रायल बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस के बाद ही हमारी क्या स्टार्ट होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को क्या पता चल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चल जाता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। बैलेंस शीट से क्या पता चलती है अपने को, फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो जो इसका अकाउंटिंग साइकिल होता है क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स आती हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके जर्नल्स बनाई जाती हैं, फिर लेजर्स आ जाती हैं, फिर ट्रायल बैलेंस आते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आ जाती है। अब देखो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जर्नल्स होती हैं, अब देखो पर जानते हैं कि बिजनेस का जो साइज़ होता है ना वो सेम नहीं होता, किसी का बिजनेस साइज़ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं उनमें तो जर्नल्स इनफ होती हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए अलग से हमारे को बुक्स ओपन करनी पड़ती है, जिसको सब्सिडरी बुक्स बोले जाते हैं। तो सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती हैं, जैसे कैश बुक होगी, परचेज बुक होगी, सेल बुक होगी, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक्स, ऐसे जर्नल प्रॉपर। तो देखो ये सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं ना, हर एक बिजनेस सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं करता, ये डिपेंड करते हैं बिजनेस के साइज़ के ऊपर। जैसा बिजनेस का साइज होगा उस हिसाब से
बुक्स बनाई जाती हैं, सब्सिडरी बुक्स जो प्रिपेयर की जाती हैं। अब देखो कैश बुक में जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आती हैं वो सारी आ जाएंगी, जितनी भी कैश से जुड़ी होती हैं। परचेज़ बुक में क्रेडिट परचेज़ आएगा, अपना सेल्स बुक में क्रेडिट का सेल आएगा। अब देखो परचेज़ बुक और सेल बुक में जो कैश परचेज़ या जो कैश की सेल होती है ना वो नहीं आएगी, सिर्फ क्रेडिट ही आएगी, क्योंकि कैश की परचेज़ और कैश सेल ना कैश बुक में चली जाएगी। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट की परचेज़ आएगी, यहाँ सिर्फ क्रेडिट की सेल आएगी सेल बुक के अंदर। परचेज़ रिटर्न बुक, जैसे हमने परचेज़ किया कुछ ना कुछ रिटर्न किया हो गया तो हमारे परचेज़ रिटर्न बुक में आ जाएगा। अगर सेल किया तो सेल से कुछ ना कुछ रिटर्न किया तो सेल रिटर्न बुक में आ जाएगा। ऐसी बिल्स रिसीवेबल्स बुक होती है, ऐसी बिल्स पेबल बुक होती है। अगर कोई ट्रांजेक्शन इन ऊपर वाले 7 बुक्स के अंदर नहीं आई तो उसको हम जनरल प्रॉपर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट में आता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट। अब देखो हमें रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना पड़ता है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का बेनिफिट तो तभी होता है ना बच्चों, जब उससे कुछ ना कुछ हम रिज़ल्ट निकाल लें। अब हर एक अकाउंट जो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट अपने को बताता है। इन अकाउंटिंग द रिज़ल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर दैट इज़ बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच एज अ प्रोप्राइटर, मैनेजर्स, banks, creditors, employees etc. can have full information about the profitability and the financial position of the business। देखो जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जो बैलेंस शीट बनाया, उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स अपने को मिले हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से हमने पता चला नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस से पता चला हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का पता चला। बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं अकाउंट से, तो वो जो रिजल्ट्स होते हैं उनको बताया जाता है कि इनको जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होते हैं, जैसे प्रोप्राइटर हो गया, मैनेजर हो गया, बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, ताकि इनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि एट प्रेजेंट अपनी कंपनी की पोजीशन क्या है, क्या वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, क्या पोजीशन क्या है। तो उनको इंटरप्रेट रिजल्ट का पता होना ज़रूरी है। लास्ट में क्या था, कम्युनिकेट। अब देखो जो रिज़ल्ट को इंटरप्रेट किया वो अपने पास तो रख नहीं सकते, क्योंकि अब कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी होता है। तो कम्युनिकेट किया जाएगा लास्ट में कि अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स also include the communication of financial data to the users who analyze them as per their individual requirement। देखो जिनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उनको बता दिया जाएगा, ताकि वो एनालाइज कर सकें डाटा को, वो समझ सके डाटा को कि क्या क्या रिजल्ट्स निकले हैं, कैसे उनका इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, ताकि वो उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए सारी ऑलमोस्ट। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारे पास ज़रूरत क्यों हुई है, नीड क्या है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। तो ऐसे आगे जो क्लास आएगी वो भी डिस्क्रिप्टिव पूरी डिटेल्ड में आएगी बच्चों। अगर आपको मेरी क्लासेस डिटेल में देखनी है, कंटिन्यू देखनी है, तो आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।